हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन विजुअल आईएएस। विजुअल आईएएस में मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह बेसिकली जो विभिन्न वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन हैं और विश्व के अधिकतर देशों का जो कंसर्न है क्लाइमेट चेंज। क्योंकि क्लाइमेट चेंज या किसी एक देश की समस्या नहीं है, पूरा विश्व इससे प्रभावित है। और जिस प्रकार की स्थितियां क्लाइमेट में परिवर्तन में देखने को मिल रही हैं, उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो वास्तविक तौर पर देखें तो यह चिंता का विषय है। विश्व के विभिन्न जो ग्रुप हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, वह अपने अपने स्तर पर इसको मिटिगेट करने का, इसको कम करने का प्रयास कर रही हैं। किस प्रकार से हम क्लाइमेट चेंज का जो बदलता एक खतरनाक रूप है उसको सुधार सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं और मानवीय अस्तित्व का जो एक आधार है वह एक लंबे समय तक कैसे सरवाइव करे, इस पर विश्व के सभी देश चिंतित हैं और उसके लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। भारत की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण रूप से उभरी है, क्योंकि बीते कुछ दशकों में भारत ने क्लाइमेट चेंज को लेकर जो एक एफर्ट दिखाया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वह काफ़ी काबिले तारीफ है। हाल ही में G20 की बैठक इंडिया में हुई, जिसका जो अध्यक्ष था भारत था। तो यहाँ पर भी क्लाइमेट चेंज के इस मुद्दे को काफ़ी मुखर तरीके से उठाया गया। क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक भयावह स्थिति के रूप में प्रेजेंट हो सकता है, उसकी संभावना विभिन्न आर्टिकल्स में, विभिन्न रिसर्च में देखी गई है। तो उस रूप को संतुलित करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक रूप पे और चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इसको टेक्नोलॉजिकल एफर्ट के माध्यम से जो उसको मिटिगेट करने का प्रयास किया जा रहा है उस पर चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वह है क्लाइमेट चेंज एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन। क्लाइमेट चेंज जो हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या क्या उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, उस पर हम उसके एंगल को देखेंगे। और खास करके हमारे जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके अप्लाइड फॉर्म में इसी रूप में पूछे जाते हैं, तो उस पर भी हमारा एक विस्तृत व्याख्यान होगा। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है क्लाइमेट चेंज एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन। तो आपका जो मॉडल क्वेश्चन है, इसमें मॉडल क्वेश्चन दिया गया है जिससे हमें एक रूप मिलेगा, एक प्रारूप मिलेगा कि किस प्रकार से हम अपने जो आंसर है उसको आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन आपका है कि एक्सप्लोर हाउ टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड टू मिटिगेट एंड अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज। दिस कुड इंक्लूड डिस्कशन ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, कार्बन कैप्चर एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो जो टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लोर है वो किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट करता है, उसको मिटिगेट करता है, उसके संदर्भ में हमें अपने आंसर को प्रस्तुत करना है। साथ ही दिस कुड इंक्लूड डिस्कशन ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, कार्बन कैप्चर एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, इसको आधार बनाते हुए अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। तो इसमें जो आपका इंट्रोडक्शन है कि क्लाइमेट चेंज पोजेस अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द प्लेनेट, impacting ecosystem, weather pattern and the overall well-being of both human and non-human life। यह ह्यूमन और नॉन ह्यूमन लाइफ दोनों पर प्रभाव डालता है। तो however technology can play a crucial role in mitigating and adapting to climate change। तो इस रूप में किस प्रकार से क्या इसके मिटिगेशन के प्रोसेस हो सकते हैं, क्या पॉजिटिव इंपैक्ट डाला जा सकता है टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन के माध्यम से इसे कम करने के लिए। तो आपका पहला पॉइंट है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में जो सोलर पावर है, चूंकि इंडिया वैश्विक तौर पे वन वर्ल्ड, वन कंट्री और वन सोलर जो ग्रिड है उसको प्रपोज कर रहा है। और साथ ही ISA जो एक कंसेप्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, जिसका प्रस्तुतकर्ता इंडिया है। तो सोलर पावर के माध्यम से जो एक एनर्जी और पावर है उसको कम करने की बात कही जा रही है, क्लाइमेट चेंज को कम करने की बात कही जा रही है।
तो सोलर पावर में क्या है कि एडवांस इन सोलर टेक्नोलॉजी हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ सोलर पैनल। सोलर पैनल जो है उसकी अधिक से अधिक संख्या में प्रोडक्टिविटी करना, उसको तैयार करना। दिस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कैन बी हार्नेस्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विथ मिनिमल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो यह रिन्यूएबल एनर्जी के जो माध्यम हो सकते हैं वह पर्यावरण पर कम प्रभाव डालते हुए, पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हुए लॉन्ग टाइम सस्टेन करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं, उपयोगी हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका है विंड पावर। सो विंड टर्बाइन आर बिकमिंग मोर एफिशिएंट एंड कैपेबल ऑफ हार्नेसिंग विंड एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ लार्ज स्केल। सो विंड जो टर्बाइंस है उसके माध्यम से एक अधिक मात्रा में एनर्जी का उत्पादन किया जा सकता है। सो ऑफशोर विंड फार्म इन पर्टिकुलर हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ क्लीन एनर्जी। इसके माध्यम से अधिक मात्रा में क्लीन एनर्जी जो है उस उत्पादित की जा सकती है। तो आपके सोलर पावर और जो विंड पावर है उसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है रिन्यूएबल एनर्जी में। इसके अलावा जो आपके अधिक मात्रा में एनर्जी उत्पन्न करने के लिए जो आपका एटॉमिक एनर्जी है उसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो टेक्नोलॉजिकल संभावनाएं जहां जहां हो सकती हैं इसके क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए, वैज्ञानिक जगत साथ ही विश्व के जो विभिन्न डिप्लोमेट हैं वह इस पर प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजिकल एडवांस को एज लेते हुए क्लाइमेट चेंज का जो मिटिगेशन है वह किया जा सके। नेक्स्ट आपका सोल्यूशन है एनर्जी स्टोरेज। एनर्जी स्टोरेज में जो बैटरी टेक्नोलॉजी है, बैटरी टेक्नोलॉजी में द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजीज इज क्रूशियल फॉर स्टोरिंग रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंश्योरिंग अ स्टेबल पावर सप्लाई। दिस इंक्लूड इंप्रूवमेंट इन लिथियम आयन बैटरीज एज वेल एज द एक्सप्लोरेशन ऑफ अल्टरनेटिव बैटरी टेक्नोलॉजी। सो लिथियम बैटरी है उसको आधुनिक फॉर्म में बनाकर एक अधिक मात्रा में एनर्जी का स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। सो डायरेक्ट एयर कैप्चर के माध्यम से क्या किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी लाइक डायरेक्ट एयर कैप्चर आर डिजाइन टू कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। तो डायरेक्ट एयर कैप्चर जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली कैप्चर करता है आपके वायु में से, एयर में से। तो यह हेल्प करता है टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसके एमिशन को कम किया जा सकता है। एंड दिस कैप्चर कार्बन कैन बी स्टोर्ड अंडरग्राउंड और यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो यह कार्बन कैप्चर प्रोसेस जो होता है उसका इस्तेमाल अंडरग्राउंड और विभिन्न इंडस्ट्रियल प्रोसेस में किया जा सकता है। फिर कार्बन कैप्चर स्टोरेज फॉर इंडस्ट्री। Implementing carbon capture in industrial process can prevent the release of CO2 into the atmosphere. This is particularly important in sectors such as cement and steel production. तो चूंकि सीमेंट एंड स्टील प्रोडक्शन में अधिक मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन होता है, तो इस रूप में भी कार्बन जो कैप्चर स्टोरेज है वह काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कार्बन को कम करने में, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में। नेक्स्ट पॉइंट आपका है स्मार्ट ग्रिड एंड एनर्जी एफिशिएंसी। स्मार्ट ग्रिड एंड एनर्जी एफिशिएंसी। स्मार्ट ग्रिड जो है, स्मार्ट ग्रिड का तात्पर्य यह है कि एक ऐसा संकेंद्रित केंद्र होगा जहां पर पावर सप्लाई के लिए एक बटन होगा और उस ग्रिड के माध्यम से सप्लाई जो है वो विभिन्न सेक्टर में प्रोवाइड की जाएगी। तो स्मार्ट ग्रिड जो है, इम्प्लीमेंटिंग स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी इनेबल मोर एफिशिएंट एंड रिजिलियंट energy distribution. It allows for better management of energy consumption, integration of renewable energy sources and minimization of energy waste. तो जो आप एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत तेजी से होगा और जो एनर्जी वेस्ट होता है वह काफी मिनिमाइज होगा स्मार्ट ग्रिड के माध्यम से। एंड अदर जो एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है जिसमें एडवांसमेंट इन एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर बिल्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ओवरऑल एनर्जी कंजप्शन।
सो इस प्रकार से जो एडवांसमेंट ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, जैसे बिल्डिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो गया, उसपे इसके इस्तेमाल को कम करके, इसके एफिशिएंसी को कम कर, इसके एफिशिएंसी को बढ़ा के, इस्तेमाल को कम करके जो क्लाइमेट चेंज है उसको मिटिगेट किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यहाँ पर एग्रीकल्चर की भूमिका इस रूप में महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्योंकि जो खेत के क्षेत्र होते हैं, फील्ड के क्षेत्र होते हैं, वह मीथेन का उत्सर्जन करते हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस में जो आपके फील्ड होते हैं वह भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जो स्मार्ट एग्रीकल्चर है, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, उसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जैसे प्रिसीजन फार्मिंग यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजीज सच एज सेंसर, ड्रोन एंड डाटा एनालिटिक्स कैन ऑप्टिमाइज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस रिड्यूसिंग रिसोर्स यूज्ड एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो स्मार्ट एग्रीकल्चर के माध्यम से, स्मार्ट फार्मिंग के माध्यम से, जिसमें आप ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और डाटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हुए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के माध्यम से क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सकते हैं। उसके जो असर पड़ते हैं, उसके इफेक्ट पड़ते हैं, उसको मिटिगेट किया जा सकता है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में जो नेक्स्ट पॉइंट आपका है प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग में डेवलपिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड ड्रॉप रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटी थ्रू एडवांस ब्रीडिंग टेक्निक्स कैन इनहांस एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी। तो विभिन्न प्रकार के प्लांट को ब्रीड करके भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे क्लाइमेट चेंज जो है वह कम हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है रिमोट सेंसिंग एंड मॉनिटरिंग। रिमोट सेंसिंग एंड मॉनिटरिंग में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स प्रोवाइड वैल्यूएबल डाटा फॉर मॉनिटरिंग चेंजेस इन द एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग डिफॉरेस्टेशन, आइस मेल्ट एंड सी लेवल राइज। तो जिस प्रकार से जैसे एनवायरमेंटल चेंजेस किस प्रकार से हो रहे हैं, जिसमें आपका पेड़ों की कटाई, आपका बर्फ का पिघलना और जो आपका सी लेवल है वह किस हिसाब से राइज हो रहा है, इसके संदर्भ में एक डाटा प्रस्तुत करके, डाटा एक्यूमुलेट करके उस पर एक नियम बनाए जा सकते हैं, उसको रेगुलेट करने के नियम बनाए जा सकते हैं। सो दिस इंफॉर्मेशन इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंजेस। तो इस प्रकार से जो क्लाइमेट चेंजेस है उसको ध्यान में रखते हुए इन सारे इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है और क्लाइमेट मिटिगेशन को जो एक लक्ष्य है वह प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लाइमेट मॉडलिंग एंड प्रेडिक्शन। क्लाइमेट मॉडलिंग एंड प्रेडिक्शन जिसमें सुपर कंप्यूटिंग का इस्तेमाल होता है। तो सुपर कंप्यूटिंग में के माध्यम से हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इनेबल्स मोर एक्यूरेट क्लाइमेट मॉडलिंग एंड प्रेडिक्शन, हेल्पिंग साइंटिस्ट अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड डेवलप इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर एडेप्टेशन। तो सुपर कंप्यूटर का भी आवश्यक इस्तेमाल करते हुए जो आपका डाटा चेंजेस हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, उसके संदर्भ में डाटा को इकट्ठा करके उस पर स्टडी और रिसर्च करके और पूर्वानुमान करके उसके संदर्भ में नियम बनाए जा सकते हैं और आपका जो क्लाइमेट चेंज है उसको कम किया जा सकता है। फिर सर्कुलर इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। सर्कुलर इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी। रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी में आपका यही होता है कि इनोवेशन इन रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट टू द रिडक्शन ऑफ वेस्ट एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो वेस्ट है, इलेक्ट्रिक वेस्ट हो गया या फिर आपका कार्सिनोजेनिक जो वेस्ट होता है, इसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो इससे भी पर्यावरण में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको मिटिगेट करने में आसानी होगी, मिटिगेट करने में हेल्पफुल हो सकता है। सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना। सर्कुलर इकोनॉमी में इंप्लीमेंटिंग सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल इवॉल्व डिजाइनिंग प्रोडक्ट फॉर रिफ्यूज, रिसाइकलिंग एंड मिनिमाइजिंग वेस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। तो सर्कुलर इकोनॉमी में इस रूप से सर्कुलर इकोनॉमी काम करती है कि जो भी वस्तुएं हैं उसका रीयूज करते हुए पुनः जिस रूप में था उसी रूप में पुनः उसको रीयूज किया जाए। तो यह आपका सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट होता है। उसके माध्यम से भी जो आपका रिसोर्स है उस पर बर्डन कम पड़ेगा, दबाव कम पड़ेगा, जिसके माध्यम से, जिसका इस्तेमाल करते हुए जो क्लाइमेट चेंज है उसको मिटिगेट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने 6 से 7 पॉइंट देखे जिसमें क्लाइमेट चेंज को टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन किस प्रकार से उसका दिया जा सकता है, इस रूप में हमने चर्चा की।
इसका कंक्लूजन देखते हैं तो इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वाइल टेक्नोलॉजी इज पावरफुल टूल, अ comprehensive approach to addressing climate change also require policy changes, international cooperation and public awareness. The integration of technology solution with sustainable practices and policy initiative can create a more resilient and environmental friendly future. तो साइंटिफिक टूल के अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे हो सकते हैं, जैसे आपका कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज रिक्वायर पॉलिसी चेंजेस, जो पॉलिसी चेंज है उसको पॉलिसी में सुधार करने की आवश्यकता है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, वैश्विक जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हैं उनका सहयोग प्राप्त करके भी क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट किया जाता है। जैसे वर्ल्ड के जो संस्थान जैसे G20 हो गए, आपके यूनाइटेड नेशन हो गए, और अन्य जो इंटरनेशनल लेवल पे जो संस्थाएं हैं जो क्लाइमेट चेंज को लेकर काफ़ी मुखर हैं और अपने सल्यूशन प्रोवाइड करने का प्रयास कर रही हैं, तो इनका कोलैबोरेटिव पार्ट और एक कॉपरेशन जो है भारत के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। साथ ही पब्लिक अवेयरनेस भी इसमें ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस नहीं होगा तो सरकार कितना भी प्रयास कर ले, टेक्नोलॉजी कितनी भी डेवलप हो जाए, आपका क्लाइमेट चेंज का जो एक फ्यूचर है उस क्लाइमेट चेंज के बदलते प्रभाव को कम करने को लेकर वह धरा का धरा रह जाएगा। तो आपका इंटरनेशनल कोऑपरेशन, पॉलिसी चेंजेस और पब्लिक अवेयरनेस जरूरी होता है। तो ये एक सर्टेन पॉइंट था कि किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज को साइंटिफिक या फिर एक टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन हो सकता है, इस पर हमने चर्चा की। सो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम आपसे किसी एक इस संदर्भ में किसी और एक मुद्दे के साथ और एक बेहतरीन टॉपिक पे आपको डिस्कस करेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर जो होता है वह हमें मोटिवेशन देता है और प्रोत्साहन देता है आपके लिए नए कंटेंट लाने का। तो अगर चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।